हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इजी सॉल्यूशन। कल हमने संख्याओं के जो प्रकार के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ा था। उसी में मैंने लास्ट में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि जो हमारे पास परफेक्ट नंबर है वो कौन से नंबर होता है। मैंने आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा था कि परफेक्ट नंबर आपके पास कौन से नंबर्स है। उसी को हम थोड़ा सा देखने जाएंगे। जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट है संख्याओं का, उसको हम इसी में कवर करेंगे। तो परफेक्ट नंबर यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं, तो इसी को हम लोग जानने जाते हैं ऐसी संख्याएं। संपूर्ण संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड का योग हमारे पास वही संख्या हो, जिसके जो गुणनखंड है उनका योग वही संख्या हो, उन्हें संपूर्ण संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं हमारे पास जैसे कि नंबर है 6। देखिए, अगर हम 6 के गुणनखंड बनाने जाते हैं तो जो 6 के हमारे पास गुणनखंड रहेंगे 1, 2 और 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण संख्या वो संख्या जिसके गुणनखंड का योग वही संख्या होगी, उन्हें क्या कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। अगर परफेक्ट नंबर को थोड़ा सा इंग्लिश में समझाने जाए तो हम बोल सकते हैं इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर इज इक्वल टू दैट नंबर दे कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। अब हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया कि वह संख्या जिसके गुणनखंड का जो योग है वो वही संख्या हो, उन्हें क्या कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 + 2 + 3 और 2 5 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो 6 हमारा है वो हमारी कैसी संख्या है, संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। अगर हम 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर या 2 डिजिट के एकमात्र जो हमारे पास संपूर्ण संख्या है उसकी बात करें तो वो हमारे पास 28 है। इसके हम फैक्टर देखें, गुणनखंड देखेंगे 1, 2, 4, 7 और 14। अब देखिए इसको हम चेक करने जाए थोड़ा सा, तो देखिए हमारे पास 14 + 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। यानी कि वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग हमारे पास वही संख्या होगी, उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या कहा जाएगा। तो ये छोटा सा हमारे पास संपूर्ण संख्या के बारे में था। जब हम दोबारा से वापस संख्याओं के टॉपिक पर आएंगे तो हम इसे और ज्यादा डिटेल में देखने जाएंगे। आपसे 3 अंकों का जो आपसे संपूर्ण संख्या, 3 अंकों का जो परफेक्ट नंबर है वो भी पूछ लिया जाता है। तो वो जो हमारे पास डायरेक्ट रहेगा वो हमारे पास है 496। तो यहीं तक वैसे आपसे पूछा जाता है कि 1 अंकों की संपूर्ण संख्या, 2 अंकों की संपूर्ण संख्या और 3 अंकों की संपूर्ण संख्या। तो 1 अंकों की हमारे पास है 6, 2 अंकों की हमारे पास है 28 और 3 अंकों की हमारे पास जो संपूर्ण संख्या है वो हमारे पास है 496। ये मैंने आपसे कल इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। अब आज हम इसी में आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसी में जो हमारे पास अगला टाइप है वो है हमारे पास सह अभाज्य संख्या। जो हमारे पास अब इसमें तीसरा टाइप बचता था वो हमारे पास है सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोला जाए को-प्राइम फैक्टर्स या को-प्राइम नंबर्स। ये आप लोग सिंपल बोल सकता है सह अभाज्य संख्या यानी कि को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है, सह यानी कि सहायक या साथ साथ, सह यानी कि साथ साथ। इसी चीज को हम थोड़ा सा जाने जाए, इसकी जो डेफिनेशन के बारे में देखने जाए तो सह अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF, ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमारे पास कितना होता है, 1 के बराबर होता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे नंबर्स जिनका HCF हमेशा हमारे पास 1 रहेगा वो हमारी कैसी संख्याएं कहलाएगी, को-प्राइम नंबर्स कहलाएगी। देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको लिखता हूं 3 और 5। अगर हम लोग इन दोनों का HCF निकालने जाएंगे तो जो दोनों का HCF हमारे पास रहेगा वो कितना रहेगा,
एक रहेगा, तो ये आपका कैसे फैक्टर है, आपके सह अभाज्य संख्या है। या हम दूसरी बात करें, आपके पास कोई एक उदाहरण ले लेते हैं 5 और 7। अब देखिए 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। उसी तरह से एक और एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 6 और 15। अब क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाएंगे तो जो दोनों का एचसीएफ हमारे पास रहेगा वो 3 रहेगा। तो क्या बोला गया था आपको कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, वो हमारी कैसी संख्याएं होगी, सहअभाज्य संख्याएं होगी। अब इनका देखिए 6 और 15 का एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 3, यानी कि ये हमारी जो है सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। साधारण भाषा में मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हमारे पास कितना रहेगा, 1 रहेगा, वो सभी संख्या हमारी कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। एक और चीज इसी में मैं आपको बताने जाऊं कि जो सहअभाज्य संख्याएं हैं वो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों ही प्राइम नंबर्स हो या दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो। सहअभाज्य संख्या में आपके पास एक संख्या समभाज्य और दूसरी आपके पास अभाज्य संख्या भी हो सकती है। देखिए 6 हमारे पास भाज्य संख्या है और 13 हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास 1 रहेगा, तो 6 और 13 भी हमारे पास कैसी संख्याएं कहलाएगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसको भी और डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमारे पास ये भाज्य और अभाज्य के साथ साथ जो हमारा सहअभाज्य संख्याएं बची थी उसको हमने कवर किया, परफेक्ट नंबर को कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें रहेगा, जो हम आगे संख्याओं का जो हमने प्रकार को खत्म किया है, अब हम इसी में आगे संख्याओं के मान के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के मान यानी कि वैल्यू ऑफ नंबर्स, वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं के मान की अगर बात की जाए तो हमारे पास संख्याओं के यहाँ पर 2 प्रकार से संख्याओं के मान को हम यहाँ पर बांटेंगे। जो हमारे पास है, पहला मान हमारे पास रहेगा जातीय मान, यानी कि इंग्लिश में बोला जाएगा आपके पास फेस वैल्यू। पहला मान हमारे पास रहेगा जातीय मान, इंग्लिश में बोला जाएगा फेस वैल्यू। अब पहले इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने जाते हैं। देखिए सीधा ही पता चल रहा है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर फेस वैल्यू, यानी कि जो जैसी संख्या में दिख रही है वो उसकी वही एक्चुअल वैल्यू है। जैसे मैंने अब देखिए यहाँ पर आपके सामने उदाहरण के लिए एक चिन्ह के रूप में बना दिया है। ये जैसे ही आपको चिन्ह दिखा तो आपके माइंड में एक पिक्चर को देख के कोई चीज आई होगी, इससे क्या बोला जाता है, तो ऐसे जो हम कोई भी पिक्चर बनाए तो उसे क्या कह देते हैं, हम 4 कह देते हैं। तो देखिए जब हमने इसके फेस को देखा, फेस को देखते ही हमारे दिमाग में 4 आया, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी, यही इसका जातीय मान हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा कहने जाऊं तो जातीय मान से हमारा मतलब जो किसी संख्या का वास्तविक मान होता है, जो किसी संख्या का वास्तविक मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। अब मैं चाहे यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लिख दूं, चाहे मैं यहाँ पर ये चिन्ह लिख दूं, ये तब भी क्या रहेगा, जारी रहेगा। अगर इसी को मैं एक नंबर में लिख दूं 2 4 6 9 5, मैं 4 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए फेस वैल्यू की बात करें तो आपने जैसे ही इस नंबर को दिखा तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बनी कि आपके पास ये क्या है, 4 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका जातीय मान क्या रहेगा, 4 रहेगा। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, जो जैसी संख्या दिख रही है वही उसका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। दूसरी चीज हम लोग ये जातीय मान तो आसान है, दूसरा हमारे पास इसी में रहेगा स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, इससे रिलेटेड आपके पास कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार जेबीटी एंट्रेंस में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बना था स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड, तो हम लोग थोड़ा अगर देखने जाते हैं, स्थानीय मान इंग्लिश में बोला जाता है आपके पास प्लेस वैल्यू। अब देखिए इसको, जैसे कि यहाँ पर भी सीधा ही देखिए देख के ही पता चल रहा है प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान की बात की जा रही है। तो जो जैसे जैसे स्थान बदलता जाएगा वैसे वैसे उस नंबर की वैल्यू भी बदलती जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए लिख दिया कि 4 2 6। एक और एग्जांपल यहाँ पे रख लेते हैं 2 4 6। अब दोनों में जो 4 का स्थानीय मान है, देखिए एक जगह इसका स्थान हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 4 का स्थान है वो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई। अब मैंने आपको जब अंकों को स्टार्ट करा तो एक छोटी सी चीज बताई थी कि अंकों को किस तरह से आपको जो हमारी जो गणितीय पद्धति में
दार्शनिक पद्धति है उस तरीकों से अंकों को लिखा जाता है। तो जैसे कि 4 देखिए कहां पर लिखा गया है, सैकड़े की जगह पर लिखा गया है, तो 4 गुना सैकड़ा लिखा है तो गुना कर देंगे 100 से, 4 गुना 100 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा। या हम सीधा भी बोल दें कि 4, अब देखिए 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 की जगह हमने 4 रख दिया, 4 के बाद जितने अंक है उतनी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये आपका सीधा 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जैसे जैसे 4 का स्थान बदलता जाएगा वैसे वैसे उसका स्थानीय मान भी बदलता जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 के बाद एक अंक है तो इसलिए क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक और एग्जांपल अपन लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे 2 4 7 9 3 6 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब देखिए 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 की जगह हमने सीधा ही 4 रख दिया। अब 4 के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4, तो हम लोग सीधी 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, तो जो 4 का स्थानीय मान हमारे पास रहेगा वो क्या बन जाएगा, 40,000 बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न आपके पास कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा जानने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में आ चुका है स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटेड कि 2 9 7 5 3 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब देखिए सिंपल आप लोगों से पूछा गया है कि 9 के स्थानीय मान और 9 के ही जातीय मान का अंतर पूछा गया है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। तो हम लोग सबसे पहले स्थानीय मान ज्यादा बड़ा होगा तो 9 का स्थानीय मान लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9 के बाद कितने अंक है, देखिए 1 2 3, तो कितनी 0 आ जाएगी, 1 2 3। अब 9 का स्थानीय मान हो गया 9000। अब जातीय मान की बात कर रहे हैं 9 की, तो जातीय मान फेस वैल्यू का मैंने आपको क्या बताया था कि फेस वैल्यू का मतलब जो संख्या जैसी दिख रही है वही इसका एक्चुअल मान हो जाएगा, उसका जातीय मान हो जाएगा। तो 9 का जातीय मान हमारे पास क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। तो इसको हम सिंपल माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 8991, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न आपके पास कई एग्जाम में पूछा गया है। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी के साथ, यहीं पर देखिए आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि 5 2 6 8 4 7 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान देखिए, सबसे पहले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 0 0 0, 6 के बाद 3 अंक है तो हमने 3 0 लगा दी। अब 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा हमारे पास, जातीय मान यानी कि 6, तो इसको हम माइनस करेंगे, हो जाएगा 5994, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके पास कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम लोग दोबारा से वापस संख्याओं के टॉपिक पर आएंगे तो इन्हीं चीजों को हम दोबारा से रिलेट करके चलेंगे, थोड़ा सा और विस्तार में जानेंगे इसके बारे में। अब देखिए सिंपल जितना हमने आज किया है उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लिख देता हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको पूछ लिया जाए 42879 में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपसे सिंपल पूछा गया है कि 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है, तो आप सिंपल इस चीज को निकाल कर बता सकते हैं। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उसी के साथ साथ एक और प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा कि जो हमारे पास 28 है, 28 में जो हमारा 8 है उसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या रहेगा। जो 28 में हमारे पास ये जो 8 है इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या रहेगा, ये दोनों ही प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगली वीडियो में हम फिर से
थोड़ा सा जो आगे चलेंगे और इसमें हम लोग इकाई के अंक से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। इकाई का अंक आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए था, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।